जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम निबोश IG2 रिस्क असेसमेंट जो है ये करेंगे। आज जैसे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स के चैप्टर्स से सारे कंप्लीट हो चुके हैं निबोश IG2 के, लेकिन आज हम इसको रिस्क असेसमेंट को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का। लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं इस रिपोर्ट पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा पिछली रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट ऑलरेडी उनकी तरफ से है, निबोश की तरफ से है, ठीक है। उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी सी समझ आ जाए। जी दोस्तों, ये है जी एक जो निबोश की तरफ से उन्होंने भेजा हुआ है, एक क्या नाम है इसका फॉर्मेट भेजा हुआ है, डेमो रिपोर्ट भेजी हुई उन्होंने। तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। रिस्क असेसमेंट को वो कहते हैं डिक्लेरेशन। ये रिपोर्ट जो है जो आपने खुद बनाई हुई है, ठीक है, और ये कोई माल प्रैक्टिस नहीं है, चीटिंग वगैरह नहीं है। अगर चीटिंग करेगा तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ और इस पर सवेयर पेनल्टीज लग सकती है। 3 साल के लिए बैन भी कर सकते हैं वो आपको, और लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा आप, ठीक है। और वो कह रहे हैं यू मस्ट रेफर टू डॉक्यूमेंट IG2, ये खुद बनानी है आपने, गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन लर्नर एंड लर्नर पार्टनर वाइल कंप्लीटिंग ऑल पार्ट ऑफ द असेसमेंट। ये आपने गाइडेंस के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यार आपने ये रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से हर चीज़ की क्लियर कर ली है, ठीक है। योर लर्नर पार्टनर शुड प्रोवाइड विद द कॉपी, आपको कॉपी देंगे वो, ठीक है, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, निबोश की वेबसाइट से। अच्छा, आज दोस्तों जैसे कि हमने पिछली रिपोर्ट में देख लिया ऑलरेडी, ठीक है, कि कैसे रिपोर्ट बनानी है, तो हम इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से मैं अपने अल्फाज में मैंने जो लिखा हुआ है मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसकी कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आपने, इसका फ़ायदा हो जाएगा आपको कि आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए है ये, मतलब कि आप फाइनल रिपोर्ट ना इस तरह बनाइएगा, जस्ट मैंने आपको आइडिया देने के लिए ये बनाया है। तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले डिस्कस किया था पिछले रिपोर्ट में भी, ठीक है, कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी लिख सकते हैं, फर्जी भी लिख सकते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं आप विजिट करें, विजिट कॉपी पेंसिल पकड़ें और जाके ये टिप्स हैं कि आप वहाँ पहले तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बतानी है। सपोज जैसे 5 स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 3 स्टार, जो भी आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखना है, या कोई स्टील की कंपनी है, या कोई कार का है सिस्टम, व्हीकल्स वगैरह रिपेयरिंग सेंटर है, कोई इस तरह का है, जो भी आपका है उसका अपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। फिर नीचे आपने साइड लोकेशन लिखनी है, लोकेशन कहाँ है, उस कंपनी की लोकेशन बतानी है आपने जहाँ का विजिट करना है उसका, मतलब अगर सपोज एक कंपनी है बड़ी, जैसे कि आपने 5 स्टार कंपनी ले लिया या डेस्कॉन ले लिया, तो डेस्कॉन का आपने एड्रेस बताना है, यार ये यहाँ एड्रेस है इसका, ठीक है। साइड लोकेशन बतानी है आपने कि यहाँ मैंने विजिट किया है, तो उसके आपने लोकेशन का सारा डीपली बताना है कि यहाँ मैंने लोकेशन किया, विजिट किया, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं ये बताना आपने कि 300 वर्कर्स हैं, ठीक है, 400 वर्कर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं। अब वो कहते हैं कि जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इधर आके कुछ लड़के फंस जाते हैं, को समझ नहीं आती कि ये लिखना क्या है इस पर, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आपने एक चेकलिस्ट है इनकी तरफ से, वो चेकलिस्ट पे आपको मैं दिखाऊंगा। वो चेकलिस्ट आपने डिटेल में डिस्कस करनी है, उसको आपने देखना कि जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है वो वर्क साइट के बारे में नहीं पूछ रहा, फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो उसकी में आपने उसके 4 पार्ट कर लें। पहले मैं उसको बताते कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है, ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या है उसकी, इक्विपमेंट्स क्या है उसके, ठीक है, उनके पास, और टाइमिंग और वर्किंग आवर्स क्या क्या है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ, टिप दे देता हूँ कि एक एग्जांपल है, डेस्कॉन की है या फातिमा फर्टिलाइजर की है या क्या नाम है इसका एग्रो की है, तो आप उसका नेट से भी देख सकते हैं कि वो क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप उधर से देख के कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपने अल्फाज में उसको डिफाइन करें, अपने अल्फाज में जितना कोशिश करिएगा। इवन के अगर कोई आप नेट से कोई रेफरेंस भी लेते हैं
ILO के कोड्स भी लेते हैं, तो आप कोशिश करें उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स अपने ही अल्फाज में लिखें। ये एक टिप्स है, अगर आप अपने अल्फाज में नहीं लिखते तो वो प्लेजरिज्म में आने का खतरा होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है और डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है। वो सर्विसेज क्या देती है जी, वो कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग बनाती है, रोड्स बनाती है, ठीक है, और रेंटल सर्विस भी देती है, स्कैफोल्डिंग मटेरियल देती है और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स भी देती है। तो ये उसने सर्विसेज बता दी उसकी कि ये सर्विसेज है कंस्ट्रक्शन कंपनी की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वो कर नहीं रहे, सर्विसेज दे रही है, तो सर्विस के बारे में उसने डिटेल में बता दिया। अब एक्टिविटीज क्या करती है जी कंपनी, वो कहते हैं कंपनी इज इन्वॉल्व डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, अब इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो सारी कंपनीज करती हैं, लिफ्टिंग एक्टिविटीज भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ही करती हैं तकरीबन, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मैनुअल हैंडलिंग, पेंटिंग, बोरिंग, कंक्रीट पोरिंग, सैंड फिलिंग, ये सारी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं। तो आप एक्टिविटीज उसको अपने हिसाब से लिखते हैं, ये भी उससे उसके पेज से वेबसाइट के पेज से देख सकते हैं, लेकिन अल्फाज आपने वर्डिंग आपने अपनी लिखनी है, ठीक हो गया। इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं ज़्यादा। इक्विपमेंट आई फाउंड ड्यूरिंग माई विजिट, आपने इक्विपमेंट के बारे में बताने कौन कौन सी इक्विपमेंट्स आपने देखी, क्रेन देखी, फोर्कलिफ्ट देखी, सर्कुलर सा देखा, बैक होल देखा आपने, ठीक है, सैंड ब्लास्टर देखा, ये वेल्डिंग मशीन देखी, सारी चीजें आपने अपने अल्फाज में लिखनी है वहां, ठीक हो गया। टाइमिंग, वर्किंग आवर्स, अच्छा मैं पहले भी बताया मैंने, अब फिर बता रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने क्योंकि ये रिपोर्ट ऑलरेडी जा चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप भी करेंगे भी, ठीक है, तो हो सकता है कि ये 100% ना हो, मतलब कि इसी तरह कॉपी पेस्ट कर दी तो काम खराब हो सकता है आपके लिए। तो बेहतर ये है कि आप अपने अल्फाज में अपनी रिपोर्ट बनाएं, ठीक हो गया। आपको कहता है जी टाइमिंग और वर्किंग आवर्स क्या थे, कंपनी ऑपरेट जो है 9 AM टू 5 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और क्लोज होती है संडे को, ठीक है। ये क्लियर बता दिया, 8 घंटे काम होता है वर्कर्स का, ठीक है, 9 AM टू PM। 4 पार्ट्स करें आप उसके हेडिंग्स देके, ठीक है। आप अगर हेडिंग्स देके भेज भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कोई वो आपको फेल नहीं करने वाले, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैंने नहीं भेजना नहीं है, लेकिन आप अपने करने के लिए आप हिंट दे दें, ठीक है, ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि वो चीज़ें मिस कर देते हैं, ठीक है, इसलिए फेल नहीं होते कि गलत लिखते हैं बल्कि मिस कर देते हैं। अब अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट, वो एरिया के बारे में बताना जहां की आप रिस्क असेसमेंट करनी है। हो सकता बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा 4-5 मंजिला हो रही है या बहुत बड़ी ग्राउंड फैसिलिटी है, तो आपने किस एरिया की की है, क्या आपने फ्रंट जगह पे की है, बैक की है, कौन कौन से एरियाज इंक्लूड थे वो आपने बताना है, ठीक है। अब जैसे देखा रिस्क असेसमेंट विल कवर द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जैतून मॉल लोकेटेड एट सत्याना रोड फैसलाबाद, ठीक है। वो जी अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है उसकी जैतून मॉल की है, ठीक है, जो कि लोकेटेड है सत्याना रोड पे फैसलाबाद में, ठीक है। अब उसमें ये है कि जी क्या नाम है इसका, आपने रिस्क असेसमेंट में बता दिया कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसकी आप कर रहे हैं, ये कवर होगा ये एरिया, ठीक है। लेकिन फिर उसने आगे थोड़ा सा आपने मजीद ब्रीफ कर दिया कि ये जो एरिया था उसका 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया था, ठीक है। और जो बिल्डिंग में पूरा एरिया, ऑल एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग इंक्लूडेड, सारा एरिया इसमें इंक्लूडेड है। देयर वाज ओनली वन एंट्रेंस फ्रॉम मेन रोड, उसकी जो एंट्रेंस थी वो सिर्फ मेन रोड से है। ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ कर दिया है, ये चीज़ अच्छी है, मतलब ये माइनस में नहीं जाएगी, ये प्लस में ही जाएगी, ठीक हो गया। फिर आपने अगला जो है एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं साइट सुपरवाइजर जो है हु रिपोर्ट डायरेक्टली तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। साइट सुपरवाइजर जो था वो प्रोजेक्ट मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा था। ये जी इसमें आपके कितने कवर हो जाते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1 हो गया, साइट लोकेशन 2 हो गया, नंबर ऑफ वर्कर 3 ये हो गया, चौथा आपका जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 4 चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, 4 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। टोटल में 12 या 13 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स इसमें इस पहले पेज में ही कवर हो गए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। इसमें बच्चे बहुत फेल होते हैं, इस जाके कह लें कि पार्ट में जाके बच्चे बहुत फेल होते हैं। आउटलाइन हाउ द रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट, दिस शुड इंक्लूड, ये आसान भी बहुत है लेकिन बच्चे फेल भी बहुत होते हैं। वो कहते हैं खाका बताएं, खाका बनाएं एक रिस्क असेसमेंट का कि आपने वो कैसे की है, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, बताने के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, कंसल्ट कहाँ से की है, ठीक है। हु यू स्पोक टू, किससे बातचीत की आपने, किसका इंटरव्यू लिया, ये बताना है। हाउ यू आइडेंटिफाई द हैजर्ड, आपने हैजर्ड कैसे आइडेंटिफाई किया, ये बड़ा आसान है, ठीक है, फिजिकली जाके आइडेंटिफाई का होता है हैजर्ड, ये तो आपको पता है। व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, एग्जिस्टिंग कंट्रोल में के बारे में पूछा कि क्या वो ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है। और एनी एडिशनल कंट्रोल्स को
एक्स्ट्रा कंट्रोल भी वो मतलब ज़रूरत है, डेट में भी रिक्वायर्ड, तो वो भी बताने हैं। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की पहले बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब उसमें बताया जैसे कि उसने कहा कि मैंने प्रीवियस जो है HSC डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, जिसमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी है, कंप्लेंट रजिस्टर देखा, रिस्क असेसमेंट देखा, मंथली सेफ्टी मीटिंग्स देखी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखी, इल हेल्थ रिपोर्ट देखी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी और डेली सेफ्टी रिपोर्ट देखी। तो ये चीज़ें इतनी इकट्ठी की है। उसने बताया कि जी मैंने पहले जाते सारी ऑफिस का विजिट किया और जाते सारी मैंने चीज़ें पुराने डॉक्यूमेंट्स देखे। अच्छा, अब ये आपने बता दिया, तो इसका आपने मकसद भी बताना है कि किस मकसद के तहत मैंने ये चीज़ें चेक की हैं। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ये आपने पिछली शायद कई वीडियोस देखी होंगी, वो उस पर ये चीज़ें नहीं बताई होंगी। आपने ये जो भी चीज़ लिखनी है उसका मकसद लाजमी बताना है, ठीक है। वो हो सकता है कि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको पता है सारी चीज़ों का, ये सारे लिखते भेजते हैं। कोई 50,000 बच्चा भी अगर पेपर दे रहा है तो उसको पता है कि साहब ने लिख दिया, लेकिन उसका मकसद क्या हुआ है। उसने बताया जी इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट नेगेटिव प्रैक्टिसेस एंड डिटेल ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड इन पास्ट। यानी कि इस डॉक्यूमेंट चेक करने का मुझे मदद क्या मिली है, मुझे पता लग गया कि पीछे कौन कौन से ऐसे अनसेफ एक्शन या अनसेफ कंडीशनें होती रही हैं, नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती रही हैं और कौन सी एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मुझे मदद मिली है ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बता रहा है कि ऑफ इंफॉर्मेशन आई चेक, एक्सटर्नल में देखा उसने ILO के आर्टिकल देखे हैं, पाकिस्तान के लॉज देखे हैं, ठीक है, और ये सारे कुछ उसने बता दिया, ठीक है। अब उसका भी बता रहा है कि इसका मुझे मकसद क्या था देखने का। वो कहता है दीज सोर्सेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें मुझे ये सोर्सेज देखने के बाद मुझे कानून का बारे में पता लगा, ठीक है। इट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस एंड सेफ एनवायरनमेंट। ये कानूनी तौर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयर जो है वो सेफ वर्क प्लेस दे, ठीक है, और सेफ एनवायरनमेंट दे। इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरे पार्ट में ये मैंने हेडिंग्स दे के लिखा है ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। हु यू स्पोक टू एंड, आपने किससे बात की, वहां आपने किससे मिले, किससे बातचीत की। वो कहता है जी आफ्टर दैट आई विजिटेड कंस्ट्रक्शन साइट वेयर आई इंटरव्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इंटरव्यूड कहना है वहां, ठीक है। इंटरव्यूड ज्यादा बेहतर होगा, कंसल्टेंट भी कह सकते हैं लेकिन इंटरव्यूड ज्यादा बेहतर है कि मैंने इंटरव्यू किया किसका, साइट सुपरवाइजर का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, क्रेन ऑपरेटर का, और सब ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं किसका इंटरव्यू किया, वर्कर्स का किया या मैनेजर्स का किया या साइट सुपरवाइजर का किया, किसका किया, ठीक है, किस मतलब किया ये वर्क। अब फिर वो मकसद हुई बात आ गई कि इसके इंटरव्यू करने का मकसद क्या था, रिकॉर्डिंग वर्क एक्टिविटीज एंड आल्सो डिस्कस द हैजर्ड्स रिलेटेड टू दीज एक्टिविटीज। वो मकसद बता दिया कि जी मैंने हैजर्ड्स के रिलेटेड बातचीत की है, ठीक है, उनसे, और जो वर्कर्स थे वो मैनेजमेंट के एटीट्यूड से खुश नहीं थे। तो ये आपने बातचीत करने का मकसद क्लियर कर दिया, ठीक हो गया। अगला चलते हैं जी, हाउ यू आइडेंटिफाइड द हैजर्ड्स। अब आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया। ड्यूरिंग माई विजिट टू साइट आई फाउंड सम हैजर्ड। जब आपने बताया कि मैंने विजिट किया था साइट को तो मैंने कुछ हैजर्ड आइडेंटिफाई किए, जैसे कि एक्सकेवेशन था, वो हार्ड वेरिफिकेशन नहीं थी हो रही, पीपी की अवेलेबिलिटी थी, पुअर हाउसकीपिंग थी, पुअर कम्युनिकेशन थी, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज था, ठीक है। ये चीज़ें आप बता सकते हैं। अच्छा, इसका ना मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक इसका मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जब ये बात आएगी ना कि हाउ यू आइडेंटिफाई द हैजर्ड और व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, दो चीजें आ जाएंगी। तो आपने जो नीचे रिस्क असेसमेंट बनानी है ना, तो उसी में से निकालने जो हैजर्ड्स हैं वो ऊपर लिख दें, इसमें लिख सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स में आपने चीजें लिखनी है वो व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन में लिख दें आप, ठीक है। यानी कि वो बताना ये चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या क्या वहां हो रहे थे, क्या वो कर रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने बता दिया आई ऑब्जर्व सम प्रिकॉशंस, आपने प्रिकॉशन को ऑब्जर्व किया, ठीक है। वो मिनिमाइज करना चाह रहे थे रिस्क को, जिसमें टूल बॉक्स स्टॉक है, फिर परमिट टू वर्क सिस्टम था, वहां सुपरविजन अच्छी थी उनकी, ये वो बता दिया उन्होंने, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है इसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा, जितने पार्ट है ये अगर इनमें एक भी आपने मिस कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। एक
पार्ट, एक हल्का सा पार्ट आपने मिस कर दिया या आपने मकसद बताने में नाकाम रह गए तो उन्होंने आपको फेल कर देना है। तो प्लीज मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आपने जो पार्ट लिखना है उसकी हेडिंग दे दे, साथ उसका मकसद जरूर बताना है कि किस वजह से है, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि इट हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट नेगेटिव प्रैक्टिसेस और एंड डिटेल ऑफ एक्शन, यानी उसका मकसद बताना है कि ये करने का मकसद क्या था आपका, ठीक है। फॉर द एडिशन कंट्रोल आई स्टडी बोश IG1 IG2, मैंने जी एडिशन कंट्रोल के लिए मैंने IG1 और IG2 बुक से हेल्प ली एंड सम वेबसाइट टू अंडरस्टैंड अबाउट विच टाइप प्रिकॉशन आर सूटेबल, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं वो बेहतर हो सकते हैं कि मिनिमाइज रिस्क, ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। मकसद क्या है जी इन चीजों का कि आपने मजीद रिस्क को मिनिमाइज करने हैं, क्योंकि पिछले जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है ना वो नाकाफी है, इनफ नहीं है, ठीक है। उसने बता दिया वेबसाइट आर एज फॉलोज, कौन सी वेबसाइट है ये आपने वेबसाइट से देखा है, उससे मटेरियल लिया है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब कंस्ट्रक्शन की है, तो कंस्ट्रक्शन की आप जब वेबसाइट करेंगे ILO कंस्ट्रक्शन साइट लिखेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन गाइड लिखेंगे तो 8-10 वो आपको बता देगा कि भाई ये ILO बता रहा है, ठीक है। या आप पाकिस्तान की साइड देखना चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, या कोई इंटरनेशनल और देखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के देखना चाहते हैं या इंग्लैंड की देखना चाहते हैं, वो सारी बता देगा। तो उसमें से आप मटेरियल, क्योंकि आपने स्टडी करना है थोड़ा बहुत, तो उसमें से आप मटेरियल ले सकते हैं एडिशनल कंट्रोल मेजर के लिए, ठीक हो गया। चले जी अगला पार्ट रिस्क असेसमेंट। मैंने आपको बताया कि जब आपने पेपर करना है ना, जब आपने ये रिपोर्ट बनानी है तो आपने एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, और वो ये चीज का ख्याल रखना है आपने भाई मेरे कि आपने एक पॉइंट एक चीज को बड़े ही तरीके से, कोई चीज मिस नहीं करनी। जो चीज मिस कर देंगे आप उसको रेड से हाईलाइट कर दें, बाद में उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम है 5 स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिखा हुआ, ठीक है। आपने डेट ऑफ असेसमेंट, किस दिन आपने जाके असेसमेंट की थी वो लिख दिया आपने। स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या था, ठीक है, ये आपने लिखना है। साइट एक्टिविटीज आपने बताया कि साइट एक्टिविटीज थी वहाँ कौन कौन सी, और बोरिंग, कंक्रीट पोरिंग, सैंड फिलिंग, ये सारा कुछ लिख सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। अब हैजर्ड्स कैटेगरी में मैं आपको मैक्सिमम 3 हैजर्ड्स बता दूंगा, लिख दूंगा, बाकी आपने 10 पूरे करने हैं। तो 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसमें से आपने 5 कैटेगरीज पूरी करनी है, उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा कोई भी लिख सकते हैं। 10 आपने कम से कम करने हैं, मैक्सिमम आप 13 तक जा सकते हैं, 13-14 कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करने आपको, ठीक है, फिर बड़ा लेंथी हो जाएगी। तो हम चलते हैं जी, पहला जो है वर्क एट हाइट, मेरे हिसाब से वर्क एट हाइट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का है तो फिर मैंने उसको वर्क एट हाइट को पहले दे दिया। वो कहते हैं ये वर्कर्स फॉल फ्रॉम हाइट एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट। वर्कर्स ऊपर से नीचे भी गिर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी गिर सकते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट, फॉलिंग इक्विपमेंट्स, कोलैप्स साइट्स, फ्लड, डस्ट, यानी कि एक्सकवेशन की बात कर रहा है कि अगर वो एक्सकवेशन में गिर गया तो मटेरियल भी गिर सकता है या वो कोलैप्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ना यहाँ हैजर्ड्स कैटेगरी में वर्क एट हाइट में आपने कुछ चीज़ें बता दी, आपने यही आप बातें आपने आगे कंट्रोल्स भी उसके जब देने हैं तब आपने डिस्कस करनी है ये बातें, इसको मिस नहीं करना यहाँ जो लिखा होगा अपने, ठीक है। फिर आपने लिख दिया कि हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें बता दीजिए इलेक्ट्रिशियन है, लेबर है, एक्सकेवेटर है, मेसन है, हेल्पर्स है, स्कैफोल्डर है, पब्लिक है। इसमें भी आपको एक टिप देता हूं कि आपने कभी भी ऑल वर्कर्स नहीं लिखना। आपने ऑल वर्कर्स लिखा नहीं तो आपको उसने फेल किया नहीं, ठीक है। आपने मैक्सिमम बता दे, लेबर है, वर्कर्स है, मैनेजमेंट है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिशियंस है, ग्राइंडर है, ये सारे कुछ लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक, को मसला नहीं है, क्योंकि वो वर्क एट हाइट करते हैं, ठीक है। फिर आगे लिख दिया स्कैफोल्डर, मेसन एंड अदर वर्कर्स वर्किंग ऑन हाइट मे बी सिवियर इंजर्ड और लीड टू बी फैटेलिटी ड्यू टू फॉल फ्रॉम हाइट। बंदे मतलब उनको इंजरी हो सकती है और मर भी सकते हैं अगर वो नीचे गिर जाए, ठीक है, और मटेरियल भी गिर सकता है ऊपर से नीचे, ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर वो कहता है जी व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, जैसे हमने ऊपर बताया था कि ऑलरेडी क्या हो रहा है वहाँ, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। टूल बॉक्स स्टॉक है, जैसे बता दिया, बैरिकेशन हो चुकी हुई है, ऑलरेडी बैरिकेडेड एरिया किया हुआ, ठीक है, वार्निंग टेप्स लगाई हुई है, सुपरविजन अच्छी थी, परमिट टू वर्क सिस्टम अच्छा था, साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, ये आपने उस पर लिख दिया, ठीक है। अब वो कहता है जी कि वीकली इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग विद टैक्स। अब आपने फर्दर कंट्रोल बताना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और अपने टाइम स्केल भी बताना है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है उसकी, ठीक है। जिसका बता दिया अपने 1 वीक टाइम स्केल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की, फिर रेगुलर इंस्पेक्शन हो गई है, ऑल वर्कर्स वर्किंग एट हाइट शैल बी ट्रेन्ड, ठीक है, नीड मिनिमम सेफ्टी ट्रेनिंग्स है, हार्नेस ट्रेनिंग है,
hard protective barricading is required to prevent vehicles, workers and general public to fall into excavation पिट। ठीक है, हार्ड बैरिकेशन चाहिए, टेप नहीं चाहिए। हार्ड बैरिकेशन मतलब कोई पाइप वगैरह हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि फेंसेस वगैरह हो, जो कि मतलब कोई गाड़ी वगैरह हिट भी करे तो गाड़ी का नुकसान तो हो जाए लेकिन वो गाड़ी अंदर न गिर जाए। ठीक है, इंश्योर फ्लैगमैन नीड टू एक्सकेवेशन, जिन फ्लैगमैन वगैरह चाहिए एक्सकेवेशन के लिए। फिर आपने उसको टाइम बता दिया कि भाई 1 वीक में, 1 दिन में, 1 मंथ में, 1 वीक में, 3 days 1 day। फिर आपने बताने कि किसकी जिम्मेदारी, इसका सुपरवाइजर की है, HR मैनेजर की है, फाइनेंस मैनेजर की है, साइट सुपरवाइजर की है। ये आपने अपने हिसाब से देखना है। साइट पे जाएं, वहाँ से जाके आप नोट करें चीज़ें, ठीक है, और फिर उसको लिखें जो चीज़ें चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें से एक पॉइंट जो है हार्ड बैरिकेशन वाला है, ये पॉइंट जो है ये ऑलरेडी मैंने उसमें लिखा भी है एक्शन में, कंट्रोल एक्शंस में। ठीक है, वो नीचे आप देखिएगा ज़रा। अच्छा, दूसरा जो है फायर है। तीसरा जो है लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में। दूसरा फायर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। फायर के बारे में ये कंबस्टिबल मटेरियल, हॉट वर्क फ्लेम मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल एट साइट, यानी कंबस्टिबल मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, फ्लेमेबल मटेरियल था और इलेक्ट्रिकल मटेरियल था साइट के ऊपर। तो इसके बारे में भी आपने डिस्कस करना है। जो यहाँ लिखेंगे हैजर्डस कैटेगरी के साथ लिखेंगे, उसको आपने कंट्रोल मेजर्स देते वक्त भी डिस्कस करना है। फिर वो कहता है जी कौन था उसमें से, हु माइट बी हार्म, इलेक्ट्रिशियन थे, लेबर था, मैसन था, और कैसे था वो कि जी वो वर्कर में भी सफर्ड फ्रॉम बर्निंग इंजरीज हो सकती है, फर्टेलिटीज हो सकती है क्योंकि आग लगने की वजह से। फिर एग्जिस्टिंग कंट्रोल में बता रहे हैं कि सुपरविजन अच्छी थी वहाँ की, ठीक थी, फायर एक्सटिंग्विशर थे, लेकिन कुछ फायर एक्सटिंग्विशर या एम्प्टी थे जो मैंने विजिट किए। ठीक है, फिर उसने पहला जिक्र जो किया वो कहा जी कि फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करना, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। फिर आपने कहा जी कंबस्टिबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल को रिमूव कर दें और स्टोर करें डेजिग्नेटेड एरिया में। ठीक है, फिर फायर फाइटर्स के बारे में बताया कि जी प्रेजेंट इंश्योर फायर फाइटर्स प्रेजेंट एट साइड, ये आपने उसको डिटेल में बता दिया। फिर आपने बता दिया ये ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। फिर आपने बताया कि कवर करना है फायर रेजिस्टेंट ब्लैकेट को। ठीक है, 1 वीक, 3 days, 10 days, 1 month, आपने अपने हिसाब से बताना है कि कितनी देर में वो मैनेजमेंट जो है इसको कवर कर लेगी। आपने उसका टाइम लिख दिया। ठीक है, कौन कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, साइट सुपरवाइजर है, HR मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है। इसी तरह लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया कि फॉलिंग मटेरियल फ्रॉम हाइट, यानी कि लिफ्टिंग के दौरान कोई चीज़ ऊपर से गिर भी सकती है। ठीक है, इक्विपमेंट और मैकेनिकल फाइल फेलियर भी हो सकता है, और उसका नुकसान किसको हो सकता है, कौन इंजर्ड हो सकता है उसकी वजह से, क्रेन ऑपरेटर है, ठीक है, रिगर्स है, बैट्समैन है, विजिटर्स हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयज एंड विजिटर में भी सवेयर इंजर्ड, को कैसे हो सकते हैं, सवेयर इंजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिफ्टिंग इक्विपमेंट अगर फेलियर हो जाए। ठीक हो गया, और उसमें एग्जिस्टिंग कंट्रोल कौन कौन से लगे हुए हैं, वो कहते हैं जी ऑलरेडी बैरिकेड द एरिया विद वार्निंग टेप के साथ बैरिकेशन तो हुई ऑलरेडी। ठीक है, और सेफ सिस्टम वर्क लोड भी वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा रिगर्स एंड स्लिंगर्स भी वहाँ अवेलेबल है। ठीक हो गया, इसके बाद आपने बताना है जी कि मजीद कंट्रोल्स क्या क्या ज़रूरत है वहाँ, वो आप बता सकते हैं। लिफ्टिंग एसेसरीज आर गुड टू यूज़ बिफोर, लिफ्टिंग एसेसरीज जो आपके हैं जैसे कि चेन स्लिंग है, वेबिंग स्लिंग है, ये अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्रेन और फॉर्क लिफ्ट की वो मेंटेनेंस वो भी ठीक होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है उनको लिफ्टिंग टीम को देनी चाहिए। ठीक है, मंथली इंस्पेक्शन हो फोर्क लिफ्ट की कॉम्पिटेंट पर्सन के जरिए होनी चाहिए। तो उसके बता रहे कि कितने दिन में 1 day है, 1 week है, 1 month है। ठीक है, इसके अलावा फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बताना है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा टिप देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक ही बंदे पर नहीं डाल देनी। ठीक है, एक ही, और ना ही आपने जो डेज में बताना है कि कितने डेज में, इमीडिएटली कोशिश करें ये भी ना लिखें और ये भी नहीं लिखना एज सुन एज पॉसिबल, ये भी नहीं लिखना। आपने टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें फेल कर देते हैं वो। ठीक है, अगर आप एक ही बंदे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तब भी फेल कर देंगे, और अगर आप ये लिख देंगे एज सुन एज पॉसिबल तो तब भी वो फेल कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपने चीज़ें नहीं लिखनी। आगे चले, अब आगे ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉरल, फाइनेंशियल और लीगल। ये बड़ा आसान भी है और बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंट भी है। ये आप बुक से भी देख सकते हैं। मॉरल, उसकी वैल्यू कि क्या मॉरल वैल्यू है, वो वर्कर्स जो है
कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो चाहता नहीं कि एक्सीडेंट हो, वो नहीं चाहता कि वो उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो लेकिन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि हार्ड बैरिकेशन दे, लिफ्टिंग एड्स दे उसको, ठीक है, ताकि वो बच सके। जो आपने लिखे हुए हैं ना हैजर्ड्स, उसको आप कोशिश करेंगे उनको बताएं कि ये वर्कर, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लिफ्टिंग एड्स से या चीज़ें इंजरीज होने से बचा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है, और इसके अलावा सेफ इक्विपमेंट से, सेफ वर्क प्लेस से, ताकि वो इंजरी वगैरह ना हो सके। दूसरे नंबर पे है जी फाइनेंशियल तौर पे ये भी आसान है। फाइनेंशियल तौर पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी पड़ती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी पड़ती है। डायरेक्ट कॉस्ट में फर्टिलिटी हो सकती है, इंजरीज हो सकती है, सिक पे देनी पड़ सकती है, प्रोडक्ट लॉस हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ सकती है, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो उसमें दो तो लाजमी लिखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपने डिटेल में डिस्कस करना है। इनडायरेक्ट में बता दिया जी आपने कि रेपुटेशन लॉस हो गई, ठीक है, मोरल वर्कर्स का डाउन हो गया, ठीक है, रिप्लेसमेंट वर्कर्स की होगी, ओवर टाइम देना पड़ गया, इस तरह की चीजें आपने लिखनी है। और तीसरे नंबर पे जो है वो लीगल है। लीगल तौर पे जो आप बताएंगे जी कि वर्कर्स को लीगल नोटिस मिल सकता है, ठीक है, उनको फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये आप उसके अंदर लीगल्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मॉरल, फाइनेंशियल और लीगल। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चीटिंग नहीं करनी है आपने, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, कॉपी पेस्ट किया नहीं आपने, आप प्लेजरिज्म में आ गए, प्लेजरिज्म में आ गए तो 3 साल का बैन लग जाना आपको, ठीक है। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी। हाँ, अगर आपके पास मटेरियल आ गया है, आपके पास चीजें आ गई हैं, आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये चीज मैं आपको टिप दे रहा हूँ उसके। आगे चलते जी, एक एक्शन के बारे में डिस्कस किया मैं 3 एक्शन के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन करना मैंने सिर्फ एक ही है, बाकी मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो मैं इसलिए आपको एक ही एक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। हार्ड प्रोटेक्टिव बैरिकेडिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट व्हीकल्स, वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक टू फॉल इनटू एक्सकेवेशन पिट। अब एक्सकेवेशन हो रही है तो आपने वहां टेप नहीं लगा देने, आपने हार्ड बैरिकेशन करनी है, पाइप्स वगैरह लगा दें लोहे के, या एक बनी बनाई होती है फेंसेस वगैरह वो कर दे, ताकि वो एक्सकेवेशन पिट में कोई गाड़ी ना गिरे, ठीक है, कोई बंदा ना गिर जाए, गाड़ी ना गिर जाए। तो ये एक्शन है जी वहां की, ठीक है। अब उसमें पहले जो चीज है वो कहते हैं जी स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट बताएं जिसका क्या है, तो आप इसके बारे में लीगल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट का भी देख सकते हैं, ठीक है, और एक्सकेवेशन के बारे में भी देख सकते हैं। तो लेकिन जो एक बड़ा मैं आपको आसान सा बताता हूँ, C155 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 1981, जिसमें कहता है जी कि कंपनी को शुड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन ऑर्डर क्लॉथ और प्रिवेंट फ्रॉम एंड रिमूव एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्टाफ एंड ऑथराइज एज वेल एज। और ये भी जो चीजें हैं आपने अपने वर्डिंग में लिखनी है, ठीक है। ये जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है ना इसके ILO को, ये भी अपने अल्फाज में लिखिएगा। ये कोशिश कीजिएगा कि ये मतलब कि कॉपी पेस्ट ना करें। आगे चलते हैं जी, लाइकलीहुड एंड स्वेटीज। लाइकलीहुड और स्वेटी के बारे में इसका भी टिप देता हूँ आपको। आपने बताना लाइकलीहुड हाई था, मीडियम था या लो था। हम ये चीज़ें मिस कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। आपने ये बताना है कि जी वहाँ वजह क्या है उसकी हाई होने की। वजह ये कि जो वहाँ बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक्सकेवेशन के नज़दीक काम हो रहा है, ठीक है, हॉट वर्किंग भी हो रही है, लिफ्टिंग ऑपरेशन भी हो रहा है, बिजी एरिया वो वाला, ठीक है। तो वो लाइकलीहुड ऑफ इंजरीज जो है वो हाई है बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैगमैन। उसकी वजह बताने की क्यों हाई है, ठीक है। और सवेरिटी क्या है उसकी, फॉलिंग इनटू पिट कंसीडर एज मेजर बता दीजिए आपने, क्योंकि अगर वो बंदा वहां गिर गया तो फर्टिलिटीज भी हो सकती है, सवेयर इंजरी भी हो सकती है। तो ये आपने चीज़ें लिखनी है। लाइकलीहुड हाई है, मीडियम है या लो है, और सवेरिटी मेजर है, मीडियम है या लो है, ये आपने लाजमी इसके बारे में बताना है। अगला जो है, इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं आजकल। हाउ इफेक्टिव द एक्शंस इज लाइकली टू बी इन द कंट्रोलिंग द रिस्क, दिस शुड बी। अब इसमें 3 पार्ट उन्होंने खुद ही बता दिए। द इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन जो आप लगा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा। दूसरा, जस्टिफिकेशन फॉर द टाइम स्केल, जो आपने जस्टिफिकेशन देनी है उसकी आपने वजह बतानी कि इतनी में क्यों उसकी जस्टिफिकेशन दी, मतलब क्यों टाइम स्केल दिया हुआ। तीसरी जो वजह बताइए, वेदर यू थिंक द एक्शन विल फुली कंट्रोल द रिस्क,
क्या आप सोचते हैं कि ये जो आपने कंट्रोल लगाया ये रिस्क को पूरे को कंट्रोल कर लेगा, ये नहीं करेगा? अच्छा, अब चलते हैं जी ऊपर। आप इम्पैक्ट के बारे में बता रहे हैं जी, कहते हैं जी अगर ये हम लगा दें बैरिकेशन, स्टील वाले फिजिकल बैरियर लगा दें तो वो ऊपर से नीचे नहीं गिरेंगे, ठीक है। और उसने ये भी बता दिया कि इस बैरिकेशन को लगाने का 6 फुट ऊपर लगाना है अपने, 6 फुट तक उसकी हाइट होनी चाहिए, और इसका जो वेट है वो 100 kg लोड को वो बर्दाश्त कर सकता है, 100 kg तक, ठीक हो गया। और ये आपने उसको बता दिया है टेक्निकल तौर पे कि इसकी क्या अफादियत है, क्या इसकी हो सकती है वजह। और दूसरी जो चीज़ की इंपॉर्टेंट है जस्टिफिकेशन, टाइम स्केल आपने बताया कि टाइम स्केल आपने दिया 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन का देने का मकसद क्या है, क्योंकि वो बजट अप्रूव कराना है CEO से, और टाइम स्केल जो है ये वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 3 दिन में अगर वो CEO अप्रूव कर देगा तो वो जो उसका फोल्डिंग टीम है वो उसको पाइप्स को वहाँ इंस्टॉल कर देगा। अगर लास्ट जो है कि जी फुली कंट्रोल द रिस्क, फुली कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही, आपने उसको बताना है कि जी हाँ जी फुली कंट्रोल कर रही है, क्योंकि लाइकलीहुड जो है वो कम आ गया हो गया, तो इसलिए ये एक्शन जो है वो रिस्क कंट्रोल में आ गया है, ठीक हो गया। ये आपने बता देना इसके अंदर। आगे चले जी, लास्ट पार्ट जो है इसका वो ये है कि जी रिव्यू डेट। इसमें बच्चे भी बहुत फेल हो रहे हैं, क्योंकि रिव्यू डेट जो होती है वो बच्चे के ज़हन में निकल जाता है। 2021 चल रहा है, वो 2021 ही लिख देते हैं, लेकिन ऊपर लिख देते हैं 1 साल का, ठीक है। यहाँ बच्चे मिस कर देते हैं या ज़हन में नहीं रहता, लेकिन वो जो है एग्जामिनर है वो नहीं इस चीज़ को मानता। वो कहता है जी ये आपने आंखें खोल के पेपर करना था, इतनी सी गलती से बच्चा फेल हो जाता है। तो आपने इसकी डेट देखते वक्त 1 साल की बाद की डेट लिखनी है। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है या अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो आपने 1 साल की बाद की लिखनी है, तो अप्रैल 2022 लिखेंगे, ठीक है, 21 लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी किसी वजह से हो सकती है रिव्यू, किस वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मैनेजमेंट ऑफ चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तब भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कहता है जी ये बड़ा आसान पार्ट है, रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेशन कैसे करेंगे आप, ठीक है, रिस्क असेसमेंट की, और किसको बताएंगे आप। फिर आपने बता दी रिस्क असेसमेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए मैं साइड मैनेजर की बात करूंगा, CEO से बात करूंगा, मैं उनको प्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो रिस्क असेसमेंट के परमिशन के साथ मैं उनको फाइनेंस मैनेजर को दे सकता हूँ। फिर आप कहते हैं मैं कॉपी जो है सबमिट कराऊंगा साइट सुपरवाइजर को, फाइनेंस मैनेजर को, ठीक है। उसके अलावा आप टूल बॉक्स स्टॉक देख सकते हैं बाकी वर्कर्स को, ठीक है। और जो उसकी जो है कॉपीज़ हैं वो सारी की सारी आप बोर्ड्स पे लगा सकते हैं, ठीक हो गया, ताकि सारे रिस्क असेसमेंट से हो जाए, उनको अवेयरनेस मिल जाए, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है, हाउ यू विल फॉलो अप ऑन रिस्क असेसमेंट टू चेक द एक्शन हैज बीन कैरिड, आपने कैसे उसको फॉलो अप करना है। तो आपने पहले ले ली, मैंने मोबाइल अपना चेंज किया साइड मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, फाइनेंस मैनेजर के साथ, ठीक है। मैंने फिर उनके साथ उनको रिमाइंडर भेजा, हर हफ्ते भेजूंगा, ठीक है। फिर मैं उनसे ईमेल पे बातचीत करूंगा, ईमेल पे उनको बताऊँ। फिर मैं बाई वीकली मीटिंग करूंगा, बाई वीकली भी कह सकते हैं, वीकली भी कह सकते हैं, मंथली भी कह सकते हैं, 2 मंथली भी कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर के साथ मीटिंग कर सकते हैं, साइड मैनेजर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आप कहेंगे मैं उन पर फोर्स करूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं उनके जो CEO से खुद मिलूँगा, उनको बताऊँगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या फ़ायदे हैं, और इनका अगर नहीं करेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, बर्डन नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है आपने IGTU की, ये इसी तरह बनानी है, चीज़ें मिस नहीं करनी, अपनी वर्डिंग में लिखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट किया नहीं आप प्लेजरिज्म में। और ये रिपोर्ट कभी भी किसी को हवाले नहीं करनी, ना आपने उसको चेक करवानी है दिखाने के लिए, और ना दूसरी बात, ना आपने उसको ये कहना है कि यार ये मेरी रिपोर्ट बना दें। अगर आपने किसी परचेज की रिपोर्ट जब बनवाई किसी से, हो सकता है कि वो रिपोर्ट कोई आपको पिछली रिपोर्ट दे दे और आप प्लेजरिज्म में आ जाए। और प्लेजरिज्म का आने का मकसद ये होता है कि 3 साल के लिए कम से कम बैन कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है आपके सामने, वेबसाइट भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और मैं आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।